नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज एक नई चर्चा है। बिल्कुल हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए कुछ नया हो इसमें, मेरे लिए तो नया था, जब मुझे मालूम चला। वो बात ये है कि आपने सबने सुना होगा कि ईरान और इज़राइल में जब लड़ाई हुई थी अभी हाल ही में, तो कैसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने वहाँ ऐसे बम गिराए जिन्होंने 100 70 मीटर 80 मीटर जाकर नीचे जाकर तबाह किए परमाणु ठिकाने ईरान के। तो अब उसके लिए B-2 बम्बर चाहिए सेनाओं को। B-2 बम्बर किसके पास है? अमेरिका जैसे देशों के पास है और शायद चीन ने उसका कुछ नकली टाइप बना लिया, प्रोटोटाइप कुछ बनाया होगा। तो हम अभी पता चला कि हमारी सेना ने भी कुछ तैयार किया है, तो बड़ी खुशी हुई। तो हमने सोचा कि इस पर किसी जानकार से बातचीत करें। अब जानकार हमारे लिए कौन हो सकता है? कमांडर चक्रपाणी जी हमेशा की तरह हैं। उनके पास इतनी जानकारी रहती है कि मैं तो कभी-कभी अपना ही वीडियो फिर से देखता हूँ कि सब कुछ आत्मसात कर लूँ। तो कमांडर साहब आपका एक बार फिर से स्वागत है इस शो में। राकेश जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने जितने अच्छाइयाँ मेरे बारे में बोलती हैं, कभी पता नहीं लगता कि यस है ना, मैं इतने काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे है ना वार्तालाप करके बड़ा मजा आता है। सर आज जो हम लोग बैठे हैं एक खास मुद्दे पर अ, सूत्र बताते हैं, ऐसा कहते हैं कि भारत ने एक अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल थी उसका एक नया वेरिएंट तैयार किया है, जो B-2 बॉम्बर्स का काम करेगा। अब B-2 बॉम्बर्स तो हमारे पास है नहीं। हाल ही में ईरान में जिस तरह से अमेरिका ने घात किया था और ये 7,500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि इसको किस तरह से आप देखते हैं? आप स्ट्रैटेजिस्ट की हैसियत से आप क्षमता किस तरह से बढ़ी है भारत की सेना की? आप कैसे आकलन करते हैं इसका? राकेश जी सिंपल सी बात है, देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने देश को सुरक्षित रख सकें। आपने गौर किया होगा पिछले साल तक या इस साल जी, के अप्रैल के महीने तक पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता घूमता था। हमने इस बार उसके न्यूक्लियर ब्लफ को ना एक्सपोज कर दिया, बता दिया कि भाई आपकी ये गीदड़ बब्बियां हमें कोई फर्क नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं आपके आप में क्या क्षमता है। लेकिन हमको हमेशा ये तैयार रहना चाहिए कि चीन ना कर पाए कोई और हमारे ऊपर, है ना, हमारे ऊपर कोई और दबाव डाल सके न्यूक्लियर वेपन की तरफ से। अब न्यूक्लियर वेपन के जो स्टोरेज होते हैं वो आमतौर पे या तो पहाड़ी के अंदर या जमीन के काफी नीचे करते हैं। साइलोस भी जमीन के नीचे बनाते हैं, ताकि अगर आप बम गिराएं भी तो उनके ऊपर कोई असर ना पड़े। दो वजहों से असर नहीं चाहते। एक, भाई वो नहीं चाहते कि न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर लीक हो जाए अपने ही देश के अंदर, और दूसरा वो चाहते हैं कि हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी बची रहे। अगर दूसरे ने हमारे ऊपर वेपन डाला फिर भी हम आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। यही कहलाता है MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। भाई आप पागल ही होंगे कि हमारे ऊपर हत्या जो डालेंगे, इसीलिए अच्छा सा एक्रोनिम बनाया मैड। अब आइए हिंदुस्तान के पास। हमारा जो नेबरहुड में दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, पाकिस्तान और चाइना। दोनों के न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो पहाड़ी के अंदर है। पाकिस्तान का वो किराना हिल्स के अंदर है और चाइना ने तिब्बत की पहाड़ियों में अंदर अपने सैलोस बना रखे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट अगर उनको है तो वेरी ऑब्वियसली वो 10 बार सोचेंगे इससे पहले कि कुछ करें। यही हमारा मकसद है। आपने देखा होगा, जैसे आपने शुरुआत में भी कही थी बात, कि ईरान इजराइल की जब लड़ाई हुई थी तो अमेरिका को अंदर हाथ डालना ही पड़ा, क्योंकि फर्डो का जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है वो इजराइल नहीं मार सकता था। इसके लिए अमेरिका को आना ही था, क्योंकि B-2 बॉम्बर तो सिर्फ अमेरिका के पास है, उनका इक्विवेलेंट रशिया के पास है और एक कॉपी है
चाइना के पास, लेकिन बेसिकली तो अमेरिका के पास हुए। अब हिंदुस्तान क्या करे? एक एक B2 बॉम्बर $2 बिलियन का आता है। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। आप एक बॉम्बर नहीं बनाएंगे, आप एक स्क्वाड्रन बनाएंगे, मतलब 12-16 बॉम्बर। इतना आसान नहीं होगा, इनको फिर मेंटेन करना है, राइट? तो हमने क्या किया? हमारे पास विकल्प क्या है? $2 बिलियन का तो हम बॉम्बर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हिंदुस्तान के लिए एक चीज कही जाती है, वो है जुगाड़। हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी, हमने इसी का इस्तेमाल किया। हमने देखा यार, हमारे पास तो ये अग्नि-5 मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 7,500 किलोमीटर की रेंज है। क्या हम इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं? तो हमने इसमें जो है कन्वेंशनल वॉरहेड डाला, उस वॉरहेड का साइज बढ़ा दिया ताकि हमारी जो रेंज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसकी एक्यूरेसी हमने ब्रह्मोस के बराबर की। यही ब्रह्मोस हमने इस्तेमाल किया था जब हम पाकिस्तान के नूर खान बेस के ऊपर हमने जब अटैक किया था। हमने क्या किया था? हमने उसके, देखिए एक न्यूक्लियर अटैक बेस है, आपका चाहे जितना भी गहरे जगह आपने अपना फैसिलिटी बनाई हो, लेकिन उसको चाहिए है एयर कंडीशनिंग, उसको चाहिए है फ्रेश एयर, उसको चाहिए खाने पीने के लिए जगह। कहां से आएंगी? ये आती है वेंटिलेशन डक्ट की तरफ से। एक छोटा सा छेद होता है, कभी कभी 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, पाकिस्तान का था 45 बाय 45, मतलब 1.5 फुट बाय 1.5 फुट मान लीजिए। आपने एक ऐसे वेंटिलेशन डक्ट के अंदर अपनी ब्रह्मोस अंदर घुसा दी थी। अगर वो ब्रह्मोस उस डक्ट के अंदर चली गई, अब आप सोच लीजिए जितनी भी अंदर जाएगी, डक्ट में उसने एक्सप्लोड किया। अब वेंटिलेशन डक्ट अगर एक्सप्लोड हो रही है तो नीचे तक उसका तो एक्सप्लोजन जाएगा, और नीचे तक एक्सप्लोजन जाएगा तो कोई ना कोई असर तो पड़ेगा। और नूर खान पे इतना असर पड़ा है, कहते यही हैं कि नूर खान का जो स्टोरेज है अब वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे आपने सुना होगा कि कई दिन तक छोटे छोटे झटके महसूस होते रहे। वो न्यूक्लियर कुक ऑफ कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन जो है, उसके जो आसपास का ये डायनामाइट है और बाकी जो एक्सप्लोसिव है वो एक्सप्लोड हो रहा है। आपके वहां पे रेडिएशन लीक भी होगी। आपने सुना होगा कि भाई बोरॉन के ला के वहां पे उन्होंने फैलाए ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके। ये सब दिखा रहा है कि कोई ना कोई समस्याएं हुई हैं। आपने अपने ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया, वो भी इंडियन नेविगेशन सिस्टम नाविक के जरिए। एक 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर के छेद के अंदर आपने उसको डाला है। अगर यही चीज आप अग्नि-5 जिसको आप डाल दें, जो उसमें होगा तकरीबन 2,500 किलो का वॉरहेड, 2,500 किलो। अब 2,500 किलो का वॉरहेड जो 80 से लेके 100 मीटर नीचे तक जाके डिलेड फ्यूज पे एक्सप्लोड करेगा, तो आप मान सकते हैं जो भी वहां पे क्षमता होगी वो तो खत्म ही होगी, वो बच नहीं सकती। और अग्नि-5 की कीमत कुछ $1 मिलियन, B2 बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन। तो यही है ना, जोर का झटका धीरे से लगाया हमने। ये हमने किया है अग्नि-5 के साथ। ये कमांडर साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि किराना हिल्स में हमने मारा तो था ही, किराना हिल्स में वहां था अमेरिका का न्यूक्लियर सिस्टम पूरा, उनके हथियार वहां रखे हुए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ये सोचेगा, ट्रम्प तो आजकल कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो हो सकता है वो सोच लें कि भैया अब ये मुझे मार रहा है क्या, मेरा ही सामान रखा हुआ है, मेरा ही न्यूक्लियर हथियार रखा हुआ है, तो इसका मतलब इनका मतलब है कि हम मुझे ही मारेंगे, तो ये भी सोच सकते हैं वो। ये बिल्कुल हो सकता है। आपने देखिए, आप मैसेज भेजते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये मैसेज है सबके लिए, खास करके चीन के लिए, कि भाई आप हमको हल्के में ना लें। यही वजह है, आप देखिए चीन के हथियार सिंदूर के बाद बिके, कोई मेजर डील नहीं हुई। यहां तक कि पाकिस्तान खुद कहता है कि साहब आप हमको, अमेरिका से कहता है आप हमें हथियार दे दीजिए, टर्की के पास गया, अब हमको एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए।
टर्की के पास। जब उसका आयरन ब्रदर, स्वीटर देन हनी, हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन रिलेशनशिप, वो उसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जाके अमेरिका में क्या कहा था? उन्होंने कहा था साहब हम तो चाहते हैं अमेरिकन वेपन्स, आप हमें देते नहीं हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमें चीन से लेने पड़ते हैं। आप हमें दे दीजिए, हम चीन से लेना बंद कर देंगे। ये बात चीन को नहीं अच्छी लगी, वो तो जाहिर है नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन आप अपने मैसेजेस भेजते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या मैसेज दिया? हमने मैसेज दिया कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम आपकी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं मानेंगे। अब हम जो है आपको साफ साफ बता रहे हैं, अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया, हम आपको ऊपर ऐसा भीषण अटैक करेंगे कि आप उसके बाद खड़े ना हो पाए। ये हमने साफ डेडलाइंस अपनी बता दी है। और हमने क्या बताया? हमने बताया कि साहब आपने हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगा लगा के, आपको लगा कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री है, आप उसको ताक में रख देंगे, उसको आप नीचे गिरा देंगे। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री मेक इन इंडिया के बदौलत इतनी अच्छी हो गई है कि वो वर्ल्ड क्लास है। वही वर्ल्ड क्लास मिसाइल बनी आपकी ब्रह्मोस, वही वर्ल्ड क्लास मिसाइल और गन्स के साथ, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ हमने आकाश मिसाइल्स हो एयर डिफेंस के लिए, या आकाश तीर के साथ हमने गन्स, वो भी बाबा आदम के जमाने की गन्स, 1970s की गन्स, L-70, पेचोरा, ये सब को आपने उठा के रेडार कंट्रोल करके आपने वो कर दिया कि वो आज की मॉडर्न गन हो गई। तो ड्रोन जो कुछ $1000 का है, अब आप उसको कुछ $100 की एक शेल से मारते हैं। इजराइल वही $1000 का ड्रोन के ऊपर मिसाइल मारता है जो कई लाख डॉलर के बराबर की है। ये आप देखिए परिवर्तन हमने क्या दिखाया है पूरे विश्व को। सब एक सवाल B2 बॉम्बर्स को लेकर है कि इनकी जो खासियत है वो तो हम सबको पता है, लेकिन डीप इनटू इट किस तरह से ये काम करते हैं ये थोड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, तो थोड़ा आसानी होगी इसकी इसकी मारक क्षमता को समझने की। जी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं अग्नि 5 वर्सेस ये इसका GBU-57 जो रशिया जो अमेरिका का है। GBU-57 जो है उसमें तकरीबन 13,500 किलो का वॉरेट है। एक हवाई जहाज जो है ज्यादा से ज्यादा 2 बॉम्ब कैरी कर सकता है। मतलब वो B2 बॉम्बर को एक एयरफील्ड से टेक ऑफ करेगा, अपनी रफ्तार पे आएगा और ऊपर आके वहां पे बॉम्ब डालेगा, उसके बाद बॉम्ब फटेगा। अगर उसने और बॉम्ब डालने हैं, या तो दूसरा हवाई जहाज आए या उसको वापस जाके रिफ्यूल करके वापस आना पड़ेगा। समय देखिए कितना लगेगा। कोई भी एयरफील्ड होगा, अगर आप हिंदुस्तान से भी B2 निकालते हैं और वो 2500 किलोमीटर जाना है उसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अब आप अग्नि 5 लीजिए। अग्नि 5 है बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज हमने कम कर दी ताकि हम ज्यादा ऑर्डिनेंस कैरी कर सके, मतलब ज्यादा मारक क्षमता हम कैरी कर सके। 2500 किलोमीटर की रेंज अगर हमने कर दी है, ये है मैक 5 से मैक 8 तक की स्पीड। मतलब यही 2500 किलोमीटर ये कुछ मिनटों में कवर करेगा। उसको सिर्फ एक ही दिशा में जाना है। जबकि GBU आपका 60 मीटर 70 मीटर तक जा सकता है, यह है 80 से 100 मीटर अग्नि 5। आपने एक्यूरेसी के मामले में देखिए, ब्रह्मोस को हमने बताया था आपको 45/45 सेंटीमीटर के एक शाफ्ट के अंदर आपने ब्रह्मोस को अंदर डाला था नाविक के जरिए। इसकी भी एक्यूरेसी कम से कम इतनी होगी, इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। आप MIRV लेके चल रहे हैं, 12 मिसाइल है, 12 बॉम्बलेट्स कह लीजिए, 12 मिसाइल लेट्स कह लीजिए एक मिसाइल के अंदर। तो आपके पास जो है
ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। ये दो वेरिएंट में आता है, एक बंकर बस्टर मतलब अंदर जाके, या एक सरफेस डेटोनेशन करेगा जमीन के जरा सा ऊपर, ताकि शॉकवेव इतना ज्यादा होगा कि उसके आसपास के जितनी भी चीजें होंगी, जो बिल्डिंग होंगी, जो कुछ है, सब नष्ट। ये आपका नॉन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल हो जाए, नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है अग्नि 5 का वेरिएंट। मतलब आप चाहे तो न्यूक्लियर करें, चाहे तो कन्वेंशनल करें, और दूसरे को हमेशा सच ये शक रहेगा पता नहीं क्या आ रहा है। और अगर आप हाइपरसोनिक में आ रहे हैं, आपके पास आज की तारीख में कोई हथियार एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसको आपको आप निकाल सकते हैं। जबकि B2 बॉम्बर के लिए आपको एयर डिफेंस कवर देना पड़ेगा, वो दूसरे के एयर डिफेंस के अंदर आ सकता है। और इसीलिए इजराइल ने पहले ईरान के एयर डिफेंसेस को नष्ट। देखिए, B2 बॉम्बर जो है वो एक बंकर बस्टर बॉम्ब या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम पे जो कहलाता है, वो कैरी करता है। वो बॉम्ब उन्होंने भी वही तरीका इस्तेमाल किया जो हमने एक्सपर्टीज दिखाई थी इजराइल को, कि आप वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर आप वो डाल देंगे और वो अंदर जाके फटेगा, तो आपका जो है काम आपका पूरा हो गया। अब B2 कैरी करता है एक बॉम्ब। आपने एक बॉम्ब डाला, वही एक बॉम्ब अंदर जाएगा, वो अंदर जाएगा, अंदर फटेगा, जो उसने करना है वो करेगा। अब अग्नि 5 का हमारी क्या खासियत है? अग्नि 5 है MIRV केपेबल। वो है, मतलब यह है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। मतलब एक मिसाइल के अंदर आप 12 मिसाइल छोटे वाले कैरी कर सकते हैं। और तो ये बारहों ये कमांडर साहब एक के बाद एक वही उसी पॉइंट पे लगेंगी। आप या तो उसी पॉइंट पे लगाए या 12 अलग अलग पॉइंट पे लगाए, आपकी मर्जी। ये तो बहुत ही ठीक है, मतलब कम पैसे में बहुत ज्यादा किलर एबिलिटी हो गई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जो आपको आपने ना बचपन में हम लोगों ने सुतली बॉम्ब मारते थे, कई बार जोर का धमाका लगाने के लिए दो दो तीन तीन सुतली बॉम्ब लगा के मारते थे। फिर हम वो लड़ी लगाते थे कि एक के बाद एक के बाद है। यहां पे आप लड़ी लेके चल रहे हैं एक मिसाइल के अंदर। तो दिवाली तो बहुत ही भयंकर होगी जिसके ऊपर दिवाली हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये है हमारे अग्नि 5 का मारक क्षमता के इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि जैसा हम बता रहे थे कि अग्नि 5 की कीमत जो है कंपेयर टू B2 बॉम्ब का सिंगल बॉम्ब की कीमत बहुत कम है। अब देखिए, हमने वो मार्स का मिशन जो था, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारे पूरे मार्स मिशन की कीमत अमेरिका की एक मूवी की कीमत से कम थी। उस समय मैट्रिक्स नाम की एक मूवी आई थी, मैट्रिक्स के ऊपर जितना खर्चा हुआ था उससे कम खर्चे में हम मार्स तक जा गए थे। यही हम डिफरेंस दिखाते हैं अपने वेपन सिस्टम में भी, क्योंकि ये हमारी सोच है। हमें मालूम है हमारे पास कितने पैसे हैं, हमें मालूम है हम चादर कितनी कर सकते हैं ना, फैला सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं हम चाहते क्या है। इसीलिए हम इस तरह से सोचते हैं और यही हम साबित करते हैं हर बार। राकेश जी। कमांडर साहब एक चीज और कह रहा था कि जिस देश के पास इस तरह के हथियार हो तो बहुत सारे बड़े देशों की तो भ्रुकुटियां तन जाएंगी और बहुत सारे देश नाराज होंगे। न सिर्फ अमेरिका बल्कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज वो नाराज होंगे। नाराज होना स्वाभाविक इसलिए है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो ये सब बड़ा आम है कि तू मुझसे हथियार ले, तू इससे ज्यादा लोग जो वो हथियार हमें देते हैं जो डिस्कार्डेड होते हैं, उनके जो 10 साल पुराना सिस्टम होता है वो हमको देके और हमें ही अनुग्रहित करते हैं। तो इसका हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या फर्क पड़ेगा अगर इस तरह के हथियार आ गए? देखिए राकेश जी, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि ये हमारी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करते हैं। अगर देखिए, आपने अमेरिका से कोई हथियार खरीदा तो आपको एक एंड यूजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है।
कि साहब हम ये जो है हथियार इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। फिर अमेरिका कहता है नहीं साहब, हम आके इंस्पेक्ट करेंगे कि आपके हथियार के आपने कैसे मेंटेनेंस की है, हम आपको बताएंगे आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसके खिलाफ कर सकते हैं। जैसे F-35 के लिए अब अमेरिका ने कहा था आप हमसे F-35 लेंगे तो S-400 आप नहीं यूज कर सकते। हम अगर S-400 हम छोड़ देंगे तो हमारे पास जो सबसे अच्छा हथियार रहा एयर डिफेंस का, हम उसको छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। तो ये समस्याएं आपको हर जगह जहां से भी आप इंपोर्ट करते हैं होती हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है जो कहता है साहब आपको आपने हमें पैसे दे दिए, हमने आपको दे दिया, आपको जो करना आप करें। रशिया के साथ हमारी यही अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम फ्रांस और रशिया के साथ ज्यादा अपने डील्स करते हैं। आजकल पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा हम फ्रांस से ज्यादा डील कर रहे हैं। जर्मनी हमें इस मामले में बहुत तकलीफ दे रहा था, लेकिन इस बार जर्मनी को एहसास हुआ था जब वो सबमरीन की डील हुई थी कि उसको लगा कि साहब अगर हम ये करते रहेंगे तो फ्रांस तो बाजी ले जाएगा। उधर स्पेन वो लंगे वो खड़ा हुआ था तैयार AIP सिस्टम देने के लिए। तो जर्मनी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा कोई एंड यूजर एग्रीमेंट नहीं है, हम आपको सब चीजें दे देंगे, हम आपको IPR भी दे देंगे। इसीलिए हम जर्मनी के साथ टाइप 212 सबमरीन जो हमारा 76I में वहां पे आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये हमारा जो है बोलबाला इसी से बनता है। अब हर मिसाइल तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि देख एक रिजीम है जिसको कहते हैं MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसमें लिमिटेशन है कि आप जो देश जिसने MTCR पे साइन नहीं किया है उसको आप 230 किलोमीटर या 275 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइल आप नहीं बेच सकते। ये हमारे दर्शकों को बताएं MTCR का क्या मतलब है और इस पर साइन करने का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी देश, आप ऐसी मिसाइल नहीं खरीद सकते जिसकी रेंज जो है, मारक क्षमता 270 किलोमीटर, मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 270 किलोमीटर मान लीजिए। अगर उसकी रेंज 271 किलोमीटर है तो वह आप उसको बेच नहीं सकते। इसीलिए जो पहली ब्रह्मोस बनी थी और तब तक हम MTCR के सिग्नेटरी नहीं थे, वो रेंज लिमिटेड थी 270 किलोमीटर तक। हमने रेंज जो MTCR साइन कर लिया, इसके बाद अब हम उस लिमिटेशन में नहीं आते। तो अब हमारी ब्रह्मोस की लिमिटेशन हो गई 300, फिर 500, फिर 750, अब 1500 की बात करने लगे हैं। ठीक है ना, ये है MTCR का ये। अब ब्रह्मोस जो हम फिलीपींस को दे रहे हैं वो MTCR के अंडर आती है, तो इसलिए वो 230 किलोमीटर तक के, 270 किलोमीटर की रेंज की है। इसी वजह से हम अग्नि पाइप नहीं बेच सकते इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइल है और MTCR के बाहर आज हो जाती है। बाहर आती है। लेकिन आपके पास ये क्षमता है, अगर आपके पास ये क्षमता है तो आपको तो बाकियों को मालूम है कि आप जो है किसी को बेचे ना बेचे, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो एक्यूरेसी आप दे सकते हैं, वो सब आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। और यही चीज जो है हमारे, जो हमने प्रॉमिस किया था या हमने अपने आप को कहा था कि 50,000 करोड़ तक के हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे 2029 तक। मुझे नहीं लगता 2029 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, उससे बहुत पहले हम ये कर ले जाएंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि आपने अभी जो बातें बताई हैं अग्नि 5 वेरिएंट के बारे में, हमारी जो हथियारों का ट्रेड है जो जिन देशों को हम दे रहे हैं उसके बारे में, तो ये लगता है कि कैसे हथियारों का बनाना और मतलब इनका ट्रेड और डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी, ये सब एक जगह मिलते हैं सब आकर। बिल्कुल मिलते हैं। देखिए एक अंग्रेजी में बहुत पुरानी कहावत है, फ्लैग फॉलोज द सिल्वर। मतलब आपके आपके देश का झंडा जो है वो आपके पैसे के पीछे पीछे आता है। हमने कभी भी ये हमने इस्तेमाल नहीं किया और हम हमेशा खरीदते रहे।
इसीलिए दूसरे देश अपना झंडा हमारे ऊपर गाड़ते रहे और हमारे ऊपर लिमिटेशंस डालते रहे। अब आपने ये यहां से निकाला अपने आप को, आप अपनी चीजें बनानी शुरू कर दी। आप देखिए अटैक गन्स आर्मेनिया को दे रहे हैं, सेकेंड किस्त अभी है उसके बारे में ये चल रहा है। आपने पिनाका रॉकेट्स आर्मेनिया को दिए हैं। इसकी बात होनी शुरू हुई ग्रीस के साथ, जैसी ग्रीस के साथ बात हुई, साइप्रस के साथ बात हुई, उधर टर्की चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब वो वेपन सिस्टम उसके बगल में आ गए। उसे सोचना पड़ेगा अगर मैंने पाकिस्तान को ये दिया तो क्या हिंदुस्तान यहां पे दे देगा, तो क्या मैं ये अपने ऊपर खतरा मोलूं कि ना मोल लूं। ये चाइना भी सोचता है। पहले तो चाइना ने क्या किया था, उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी, उसने हिंदुस्तान को व्यस्त रखा हिमालय के अंदर। ये कहता आप अपना बॉर्डर देखिए, ताकि वो समुद्र का जो रास्ता है उसके लिए उसको वो साफ रख सके। लेकिन हिंदुस्तान ने भी उसको चकमा दे दिया, नेवी की तरफ ध्यान देती रही और नेवी डेवलप होती रही। आज नेवी की क्षमता इतनी है कि चाइना को लगता है कि अगर हिंदुस्तानी नेवी चाहे तो वो पूरा का पूरा ट्रेड चाइना का डिसरप्ट कर सकती है, मलाक्का स्ट्रेट्स के साथ भी, और इधर आपका अरेबियन सी में, इसके माले के नीचे हम एक अपना ही अब लैकेटिव आइलैंड्स में बेस बना रहे हैं, तो आप उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, एक और डिसरप्शन, फिलीपींस को बेचा, क्योंकि चाइना और फिलीपींस के बीच में लड़ाई चल रही है। आपने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिए। चाइना ने देख लिया ब्रह्मोस का इफेक्ट क्या हुआ है पाकिस्तान में। अब वो उससे डरता है कि अगर फिलीपींस के पास और ब्रह्मोस आ गए तो उसके देश के उसके जो जहाज हैं, कोस्ट गार्ड शिप्स वगैरह हैं, जो अभी बेधड़क घूमते हैं, अगर वो कुछ करेंगे और कुछ ज्यादा हो जाए तो फिलीपींस ब्रह्मोस भी मार सकता है। डेंजरस एस्केलेशन, यस, लेकिन फिलीपींस को है ना सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और चाइना का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। और यही चीज होती है आर्म्स एक्सपोर्ट के साथ। आप दूसरे देश को अपने साथ है ना घनिष्ठ मित्रता में मिला लेते हो। अब जैसे ही वो देश मिल गया आपके साथ, आर्म्स डील जो है एक से एक साल के लिए तो होती नहीं है, ट्रेड डील एक दो साल की हो सकती है, लेकिन आर्म्स डील तो आपको भैया वो वेपन भी है, उसका मेंटेनेंस भी होगा, उसका अपग्रेड भी करना। होगा, कितना, और ये सालों तक चलेगा। तो अब आपने फिलीपींस को अपने साथ स्टेप बाय स्टेप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ले रखा है। आर्मेनिया को 20 साल के लिए ले रखा है। इसी तरह से आप जब आप ये करते हैं तो आप है ना अपना सिल्वर और अपना फ्लैग, मतलब अपना व्यापार और अपना झंडा, दोनों आप एक साथ चला सकते हैं। और यही वजह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर रहें। हम एक्सपोर्ट करेंगे, आप हमसे ले लें। और हमने अपने जो है क्षमता दिखाई है, युद्ध में दिखाई है। और एक बार कोई चीज बैटल में टेस्ट हो जाती है, युद्ध में वो उसकी टेस्टिंग हो गई है, तब तो सबको मालूम है कि साहब ये चलती हुई चीज है, ये चलता कहा ये चीज है जो चलेगी। चीनी हथियार की तरह नहीं, वो चल गया तो शाम तक, वरना कुछ नहीं। कमांडर साहब, एक सवाल आखिरी जानना चाहता था मैं, इसका जवाब, कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जो हमारे लिए हेडेक बना हुआ है आजादी के बाद से, कुछ ना कुछ खुरपेंच करता रहता है, हमें परेशान करता रहता है, तो ऐसा देश जो है, जो अपने देश में कुछ भी नहीं बनाता और उसको हमेशा या तो पाकिस्तान या तो चाइना या तो अमेरिका की मदद की जरूरत होती है, अ, हथियारों को ले लें या फाइटर जेट्स ले लें, तो ऐसा देश कैसे अमेरिका और चाइना से इतने अच्छे संबंध बनाकर रखता है कि उसे जब जिससे जो चाहिए होता है वो ले लेता है? उसे पता है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है और ये बाद में घातक होगा उनके लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वो कैसे मैन्यूवर कर लेता है और ये कर लेता है, ये क्या इसे उसकी डिप्लोमेसी कहेंगे या चीन और अमेरिका की इसमें खासियत है? देखिए राकेश जी, इसका जवाब है ज्योग्राफी में।
इसीलिए जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ऑफ पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी देखिए पाकिस्तान की कितनी अच्छी है जहां तक ज्योग्राफी का सवाल है। चीन की सबसे बड़ी समस्या है कि उसका तेल और उसका ट्रेड जो है वो मलाक्का स्ट्रेट से आता है, और मलाक्का स्ट्रेट्स के ऊपर चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, खास करके इंडिया, भारत उनको बंद कर सकता है। इसलिए चीन की सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट और सीपेक के जरिए वो मलाक्का डिलेमा को अलग कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस। अमेरिका के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है चीन। पाकिस्तान में अगर वो बैठता है तो चीन के ऊपर निगाह रख सकता है, चीन को कंट्रोल कर सकता है। अगला दुश्मन ईरान, और अमेरिका का ग्रेट गेम रशिया के साथ हमेशा चला है। ये तीनों के तीनों जो हैं वो पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, और उसका फ्यूचर का एनिमी जो है या फ्यूचर कंपटीशन जो अमेरिका का होगा वो होगा भारत। पाकिस्तान में बैठ के वो भारत पे भी निगाह रख सकता है, भारत को भी डिस्टेबलाइज कर सकता है। आप देखिए, मुल्ला मुनीर को ट्रंप ने लंच पे बुलाया, कब? जब ईरान पे हत्या पे हमला होना था। मेरा अपना मानना है कि ये जो प्लान था ईरान के हमले का, ये बहुत पहले से तैयार था, इंप्लीमेंट होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने जल्दबाजी में या जो भी आप कहना चाहें मिस कैलकुलेशन में पहलगाम कर दिया। उसका रिजल्ट हुआ हिंदुस्तान के अटैक। इससे अमेरिकन टाइम टेबल हिल गई, और लास्ट चीज जो थी वो है नूर खान बेस पे अटैक। देखिए, एक रात पहले वैंस ने क्या कहा था? इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, वो उनकी लड़ाई है, वो सालों से चलती आ रही है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। 12 घंटे में क्या बदला? सिर्फ एक चीज, नूर खान पे अटैक, और कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, और अमेरिका को सडनली लगा कि यार ये तो बड़ा हो गया, और अगर ये हो जाता है और पाकिस्तान हथियार डाल देता है तो हम ईरान पे कैसे अपना वो करेंगे। इसलिए पाकिस्तान को, देखिए, जब ट्रंप कहता है उसने कुछ किया है इस लड़ाई में, कुछ हद तक सच कह रहा है। हिंदुस्तान पे कोई दबाव नहीं डाल पाया, लेकिन पाकिस्तान पे डेफिनेटली दबाव डाला। पाकिस्तान को डेफिनेटली बोला कि तुम जाओ, तुम बात करो। और ये मत भूलिए कि जयशंकर जी ने कहा था कि बहुत से देश के बहुत से लोगों ने, यहां तक कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमसे बात की थी इस युद्ध के बारे में, लेकिन हमने सबको बोला ये विपक्षी वार्ता होनी चाहिए। उनके डीजीएमओ को बोलिए हमारे डीजीएमओ से बात करें, हम आपसे नहीं बात करेंगे इस विषय के ऊपर। तो ये दबाव अमेरिका ने डाला पाकिस्तान के ऊपर कि आप अपने डीजीएमओ से कराए बात। तो डीजीएम तो पाकिस्तान ने जरूर कहा होगा कि साहब ये तो हम कर देंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? वो मुल्ला मुनीर के साथ लंच हो गया, मुल्ला मुनीर को बोल दिया कि बॉस तुम ये कर दो, हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, हम आपको प्रॉमिस किया है। लेकिन राकेश जी, अमेरिका, एंग्लो सैक्सन देश जो हैं, ये बहुत कपटी होते हैं। अमेरिका ने सिर्फ प्रॉमिस किया है, एग्जैक्टली, दिया नहीं है। दिया नहीं। अमेरिका ने प्रॉमिस किया है हम आपका तेल के ऊपर ट्रेड करेंगे, हम क्रिप्टो पे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में एफएटीएफ का मीटिंग है। अगर उस एफएटीएफ की मीटिंग में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हो जाता है, जो भी ये करार है सब खत्म। वर्ल्ड बैंक से जो उसको पैसा मिलना है गया, आईएमएफ से जो लोन मिल रहा था वो गया। तो अगर आपको लगता है पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका तो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों ने आज P2 बॉम्बर्स के व्हीकल्स की बात की। अग्नि 5 का जो वेरिएंट है हमारे पास डेवलप हुआ है, हमने उसकी बात की।
अब शायद ये लगता है कि मोदी की जो चुप्पी है ट्रंप के बयानों के बाद, मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, अब लगता है कि ये बड़े कॉन्फिडेंट चुप्पी है। आपको भी लगता है कमांडर साहब? राकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने, है ना, मुझे याद है आपने कहा था, अगर आप ट्रंप और मोदी जी को अगर एक साथ एक एडवाइस देंगे तो कहेंगे भैया चुप रहो। आपके जी, कार्य, आपके कर्म बताएंगे आप क्या कर सकते हैं, जी, आपको जी, बतियाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। और यही चीज मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन अग्नि 5 टेस्ट कर दी। वही जवाब है। वही जवाब है, वही जवाब है। कितना फ़र्क है 2 नेताओं में, कितना फ़र्क है। एक काम करके बोलता है, एक बोलकर दिखाता है कि हमने काम किया। खैर, आज जो ये डिस्कशन था हमारा आपके साथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को न सिर्फ पसंद आया होगा बल्कि मन में उनके कॉन्फिडेंस भी एक पैदा हुआ होगा कि हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसे ताकत हमारी बढ़ती जा रही है। फ़ौज अगर बहुत कुशल फ़ौज है और बहुत गति से काम करने वाली है और बहुत उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, हथियारों में डेवलपमेंट हो रहा है, हवाई जहाज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हमारे लिए, देश के भीतर रहने वाले लोगों के लिए शांति का एक बहुत बड़ा कारण है। अ, मुझे मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा है, एक सामान्य दर्शक की हैसियत से अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये सब है तो हम सब सेफ हैं। तभी शायद शांति के साथ हम दोनों बैठकर ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं। आपने बहुत सारे मुद्दों पर रोशनी डाली सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।